हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोग को लेक्चर 1 पढ़ाया और आज मैं इसके बारे में विशेष जानकारी लेक्चर 2 में दूंगा, जिसमें से आपको ये देखना होगा कि टेंस में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसे क्या पढ़ाने होते हैं और कैसे हम किसी हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर हाउ टू चेंज इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ पहले टेंस के बारे में। तो टेंस की जानकारी मैंने कल आपको दे दी थी कि टेंस में डेफिनेशन क्या होता है, उसका एग्जांपल्स क्या होते हैं, लेकिन आज के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कैसे किसी हिंदी क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। नंबर 1 जिसको हेडिंग दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि बच्चों कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस होते हैं 4 तरह के। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कल के क्लास में मैंने चर्चा किया था कि चारों टेंस के बारे में बारी बारी हमको पढ़ना है। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ आपका पहला टॉपिक जिसका हेडिंग दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेसिक क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस का जो पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है आइडेंटिफिकेशंस, यानी पहचान। यानी हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एनी क्वेश्चन टू द टेंस और दियर कैटेगरी। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन का, यानी पहचान। तो कल मैंने बच्चों आप लोगों को जो बताया था पहचान, वो था बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, ओनली फॉर प्रेजेंट, नॉट पास्ट और नॉट फ्यूचर। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन, यानी कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट पढ़ने हैं तो प्रेजेंट में 4 भेद पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि चारों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम है, लेकिन जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जिसकी चर्चा मैंने कल किया था, है, हो, हूँ और हैं, ये प्रेजेंट के चारों भेद में अप्लाई करने हैं। लेकिन इंडेफिनिट का थोड़ा अलग होगा, कंटिन्यूअस का कुछ और अलग, उसी तरह से परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी अलग। तो चलिए यहाँ पर मैं शो करता हूँ आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो अलग होता है, लेकिन जो पहचान है पहले हमें बेसिक पहचान की बात करनी पड़ती है। तो इसका जो बेसिक पहचान है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं ता है या फिर ती है या कह सकते हैं ते हैं और एक लास्ट में बोल सकता हूँ मैं ता हूँ। उसी तरह से जिस तरह से हम कल बात किए थे बेसिक के बारे में। तो चलिए इसको समझिए पहले क्लियरली कि कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे। तो यहाँ पर है, दूसरा में है, तीसरा है और ये हूँ, ये आपका जो दिया गया है वो बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में जो पहचान है जिसमें थोड़ा सा चेंजिंग आना पड़ता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर शो किया गया है ता है, ती है, ते हूँ या फिर ता हूँ। जबकि बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में लिखा रहता है कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं। लेकिन इन शॉर्ट हमें समझना है सिर्फ ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि है, ये जो आपका दिया गया है ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का, लेकिन उस है या फिर यहाँ पर हूँ या हैं के अलावे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ता या फिर ते या फिर ती, तो ये जो आपका हो गया सिर्फ इंडेफिनिट का। तो उसी तरह से अगर हम प्रेजेंट को जोड़ते हैं इंडेफिनिट के साथ तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्लियरली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ता है या फिर ती है या ते हैं या फिर ता हूँ। तो बच्चों आपके पास समझने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इस पैटर्न से आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या कैसे बनता है या पहचान कैसे बनता है, और या फिर बाय बुक समझना है तो आप ये समझिए कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जिसमें दिया गया है पैटर्न। पैटर्न मतलब एक ढांचा, उसका प्रारूप, उसका स्ट्रक्चर्स। पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों का प्रारूप, वाक्यों का ढांचा। तो जनरली बच्चों आप जानते हो कि सेंटेंस खुद एक बेसिक चैप्टर्स है जिसके क्लास 2, 3, 4 में पढ़ना होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या डेफिनेशन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेंस
ऑल सेंटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द रियल चैप्टर ऑफ सेंटेंस। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सेंटेंस चैप्टर है वो सेंटेंस चैप्टर के अलावे हम टेंस के अंतर्गत अगर सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना होता है। हालांकि जो बेसिक चैप्टर्स है सेंटेंस, उसका कुछ क्राइटेरिया, कुछ टॉपिक्स यहाँ टेंस में ही पढ़ना है, लेकिन टेंस में कुछ और भी टॉपिक्स हैं जैसे पैटर्न ऑफ सेंटेंसेज हम कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ। पहला जो टॉपिक है आपका नंबर ए, जिसको हम कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, या बोल सकते हैं पॉजिटिव या असर्टिव या डिक्लेरेटिव। जैसा कि बच्चों नाम की जानकारी रखने अच्छी बात है, हालांकि जो बुक्स में आपको मिलेंगे वो जनरली आपको अफर्मेटिव के नाम से मिलते हैं। अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम होता है पॉजिटिव, या कह सकते हैं असर्टिव, या कह सकते हैं डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज द लेटेस्ट नेम ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है आपका वो सबसे लेटेस्ट नाम है। हालांकि बुक्स में आपको अफर्मेटिव ही मिलता है, लेकिन कभी कभी किसी बुक में असर्टिव का सेंटेंस भी रहता है। तो ये चार नाम अलग अलग हैं, लेकिन चारों का जो रूप है, जो चारों का यूज है वो सेम है। जैसे कह सकते हैं कि किसी बच्चे का घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल्स का नाम कुछ और होता है, लेकिन वो एक ही विद्यार्थी होता है। ठीक उसी तरह से अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव चारों सेम है। इन चारों का हिंदी की बात करते हैं तो इस चारों का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में जिसको हम कह सकते हैं कि वैसा को सेंटेंस, द सेंटेंस विच कैन एक्सेप्ट द थिंग्स इन पॉजिटिव मूड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिसमें कोई सेंटेंस को अफर्मेटिव यानी गेन करना, ग्रहण करना या फिर मानने के रूप में होता है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस इस चैप्टर में और भी आएंगे, और वही सारे पैटर्न प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी टेंस में आएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस में जो आपका नंबर ए पढ़ना है, जिसका नाम दिया गया अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव का है, डिक्लेरेटिव का है या फिर क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर, मतलब बनावट, संरचना, या कह सकते हैं बनाने का नियम। तो इंग्लिश ग्रामर में किसी भी ट्रांसलेशन को हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए आपके पास सेंटेंस पैटर्न का होना जरूरी है। सेंटेंस पैटर्न में आपको ये पहचानना होगा कि दिया गया सेंटेंस नंबर ए, बी, सी, डी, ई और एफ का है, जिसकी चर्चा मैं आगे भी करूँगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स, मतलब बनावट। जैसे मैथ में होता है फार्मूला, उसी तरह से इंग्लिश में होता है स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दो स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं, दोनों एक ही हैं लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, उसके लिए स्ट्रक्चर नंबर 1 या 2 यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया यहाँ पर स्क्रीन पे एक सब्जेक्ट, फिर दिया गया है V1 या V5, साथ में ऑब्जेक्ट प्लस OW। तो चलिए पहले OW क्या है इसकी चर्चा करते हैं। OW मतलब होता है अदर वर्ड, यानी कोई दूसरा भी शब्द रह सकता है, जिसको कुछ समय के लिए हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड अदर वर्ड। कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड में कोई खास अंतर होता नहीं है, लेकिन सेंटेंस को और लंबा करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ अदर वर्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है सब्जेक्ट, जिसकी चर्चा मैंने लेक्चर 1 में किया था कि किसी भी सेंटेंस के पैटर्न को बनाने के लिए कम से कम 3 जो बेसिक हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 सब्जेक्ट, जिसके बारे में मैंने लेक्चर 1 में बताया। नंबर 2 वर्ब, तो वर्ब की चर्चा मैंने कल किया था कि वर्ब जो होता है क्रिया, वो 5 तरह के होते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे मान लिया जाए कि आगे कहते हैं प्ले V1, प्लेड V2, प्लेड V3, प्लेइंग V4 और प्लेज V5। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 ये दो में से कोई एक लगते हैं, लेकिन कैसे लगाना है, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई कंप्लीटली यूज V1 और V5, यानी कौन से पैटर्न में V1 और कौन से पैटर्न में V5, इसके लिए चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। ये इस पैटर्न को अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी समझा जाता है, पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस ACIS। तो कल मैंने आपको चर्चा किया था V5 बनाने के बारे में कि V5 बनता कैसे है। तो V5 बनाने का जो प्रोसेस है मैंने कल बताया था कि V1 के लास्ट में जोड़ा जाता है S या ES।
तो अगर हम इस जो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस वर्ड को पढ़िए, V1 प्लस एस या ES। इस V1 प्लस एस या ES को हम चाहें तो क्लियरली V5 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड द नंबर 2 आर सेम बट द डिफरेंट राइटिंग स्टाइल शोज इट डिफरेंट क्वालिटी। फिर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो चलिए यहाँ पर हम ये समझ लिए कि नंबर ए का जो अफर्मेटिव होता है उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, उन दो में से किसी एक को अप्लाई करेंगे तो किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में बनाया जा सकता है। बट आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज, तो चलिए यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ कि किसी भी पैटर्न में अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो स्ट्रक्चर 1 या 2 की सहायता से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि जो V1 और V5 दिया गया है वो कोई अलग नहीं है, उसी को हम V1 या V1 में एस या ES भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझें कि कैसे पैटर्न को हम सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका स्क्रीन पर दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें दिया गया है कि धोनी कैचेज द बॉल, यानी धोनी गेंद को पकड़ता है एंड थ्रोज इट ओवर द विकेट्स, और क्या करता है, इसे विकेट के ऊपर फेंकता है। तो मैंने कल चर्चा किया था बच्चों कि किसी भी पैटर्न के लिए 3 चीज़ होना जरूरी है, जैसे नंबर 1 सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है धोनी, वो आपका हो गया सब्जेक्ट। नंबर 2 जो है कैचेज, जो कि आपका यहाँ पर अप्लाई किया गया है वर्ब का पांचवा रूप। बाकी जो द बॉल बचा वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने कल बताया था कि इस तरह के सेंटेंस में और आगे हम चाहें तो सेंटेंस को लंबा करने के लिए, उसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें दिया गया है द PM मोदी डिलीवर्स ए स्पीच फॉर द सेफ्टी फ्रॉम कोरोना वायरस या कोविड-19। यानी PM मोदी एक भाषण दे के कहते हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाता है। तो पहला सेंटेंस में आप देख रहे हैं धोनी, ठीक उसी तरह से दूसरा सेंटेंस में द PM मोदी, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलिए तीसरा की बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो अगर द लेबर्स, यानी लेबर्स जो आपका यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, जिसको हम शो करते हैं ऑल द लेबर्स की सहायता से भी। द लेबर्स वर्क मतलब काम करना, कर वर्क फॉर दियर हैप्पीनेस, यानी सभी मजदूर अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखें आप कि सेंटेंस का जो पैटर्न है आपका बन रहा है पहले सब्जेक्ट, फिर V1 या V5 और साथ में आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये देखना होता है कि किस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट को अप्लाई करना पड़ता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग करना होता है। तो अफर्मेटिव के अनुसार हमें ये सीखना होगा कि कैसे V1 और V5 का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको एक दिया गया है नोट्स, इस नोट्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो दिया गया कि हाउ टू यूज V1 और V2 विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 अलग अलग तरह का हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर्स होते हैं यानी एक वचन में, और कुछ सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं जो कि बहुवचन में। तो V1 और V5 का प्रयोग कहाँ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल के साथ, उसके लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन का कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके साथ ऑलवेज V5, इट मीन्स कि वी कैन से दैट एस या ES फॉर्म ऑफ V1। तो अगर सेंटेंस में ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे या एनी सिंगुलर रहे, यानी कोई भी व्यक्ति ही के साथ या सी के साथ या इट के साथ या नेम, लेकिन ध्यान दें आपको नेम में यहाँ पर दिया गया 1, केवल 1, इट मीन्स सिंगुलर नेम, या फॉर लड़का या फिर लड़की। तो इस तरह का एनीथिंग सिंगुलर, यानी किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी हम अप्लाई करते हैं तो केवल V5, या इसी का दूसरा फॉर्म जो आपका है एस या ES, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं V5। जबकि हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं तो दूसरे पैटर्न में देता है आपको प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आपको जब भी अप्लाई करना होता है तो ऑलवेज V1, केवल V1। जैसे मान लिया जाए आपके एग्जाम्पल में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, नेम्स। अब वो नेम्स 2 हो, 2 से अधिक हो, मेल हो या फीमेल हो, बट प्लूरल नेम,
और एनी प्लूरल, इन सभी के साथ हम जब भी अप्लाई करते हैं तो V1, जिसको कि हम मेन फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं। यानी V1 में जो होता है आपका किसी भी वर्ब का मेन फॉर्म होता है, मेन रूप होता है, जिसको हम चाहें तो टेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फाइनली हम सीख लिए कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। बट हमेशा याद रखिए कि सिंगुलर के साथ हमेशा V5 और प्लूरल के साथ हमेशा V1। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है नंबर V। अभी मैंने चर्चा किया था सेंटेंस के पैटर्न के बारे में। तो टेंस में जो प्रत्येक सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो 6 तरह का होता है। तो नंबर B जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य को हम चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, नॉट मतलब नहीं या फिर ना या फिर ना। तो जनरली नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? तो अफर्मेटिव का अगर जस्ट उल्टा हम करते हैं तो बनता है नेगेटिव, या फिर दूसरे भाषा में दूसरे स्टाइल में ये कह सकते हैं कि द सेंटेंस विच इग्नोर्स या नेग्लेक्ट एनी वर्क इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का पहचानेंगे कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या पहचान है? चलिए मान लीजिए डिफिनेशन मैं भूल गया, डिफिनेशन आप लोग भूल गए। तो नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि अगर कोई सेंटेंस में नॉट लगा हो या नॉट के जैसे और भी कोई नेगेटिव वर्ड्स लगे हों, लेकिन जनरली आपके नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ही ज़्यादा रहता है। हालांकि हम चाहें तो नेगेटिव वर्ड्स के रूप में नो या फिर आपका रहता है नाइदर या इस तरह के और भी वर्ड होते हैं, लेकिन जनरली टेंस में जो अप्लाई करना होता है वो होता है सिर्फ नॉट। तो अफर्मेटिव में अगर हम बीच में नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो चलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये सीखते हैं कि कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव को बनाया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझें कि किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे जरूरी होता है एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब इट मीन्स सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में आप लोग पहले से परिचित हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इस तरह के जितने भी सहायक क्रिया हैं उसे हम इंग्लिश में एक्सुलरी वर्ब्स कह सकते हैं। तो नेगेटिव का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि नेगेटिव में नॉट लगता है, और नॉट जब भी लगता है तो सहायक क्रिया के बाद। इट मीन्स कि हम ये समझ सकते हैं कि वैसा सेंटेंस का पैटर्न या वैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लग जाए उसे हम नेगेटिव कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अफर्मेटिव का और नेगेटिव का जो पैटर्न है वो थोड़ा अंतर आता है। वो डिपेंड करता है V1 और डू डज या V5 या डू डज के अनुसार। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपके स्ट्रक्चर्स का जो दिया गया नंबर B, नेगेटिव। स्ट्रक्चर्स मतलब बनावट या संरचना। तो मैंने बताया अभी अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करते हैं वर्ब का V1 या V5। लेकिन अभी मैंने बताया कि नेगेटिव के लिए हर हाल में नॉट चाहिए, और नॉट जब भी लगता है तो एक्सुलरी वर्ब के ठीक बाद। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, पहले सब्जेक्ट, फिर आ गया डू या डज। अब ये डू डज है क्या? तो मैंने भी चर्चा किया कि नेगेटिव में किसी भी सेंटेंस को नॉट लगाने के लिए, किसी भी सेंटेंस में नॉट लगाने के लिए नॉट के ठीक पहले एक सहायक क्रिया लगाना होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है डू और डज, ये दो सहायक क्रिया है। ये कहाँ से आए, कैसे लाया गया, इसके बारे में आगे बताता हूँ। पहले पैटर्न कि डू डज के बाद चाहिए नॉट, उसके बाद केवल और केवल V1, ना कि V5, क्योंकि V5 जो है केवल और केवल अफर्मेटिव में लगाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। उसके बाद हम डालते हैं ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है या कॉम्प्लीमेंट है वो कॉमनली पीछे रह जाता है। यानी चेंजिंग कहाँ पर आया? तो चेंजिंग में आया V1 V5 को डू डज में कैसे पलटा गया। तो चलिए पहले इसको समझ लीजिए कि मैंने डू और डज कहाँ से लाया। तो चलिए यहाँ पर समझिए कि अगर कोई सेंटेंस में V1 है तो जनरली V1 में एक सहायक क्रिया छिपा रहता है जिसको हम बोलते हैं डू, और अगर कोई सेंटेंस में V5 है तो इसका जो सहायक क्रिया होता है वो डज। इट मीन्स कि इससे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि V1 में हमेशा डू और V5 में हमेशा डज। क्लियर? तो इसी की सहायता से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों? डू और डज। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा कि पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस डू या डज। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर ए जो था आपका अफर्मेटिव, तो हमें मैं बताया कि जितने भी सिंगुलर होते हैं सब में लगते हैं V5।
अर्थात वही V5 को जब हम नेगेटिव में पलटेंगे तो लग जाएगा डज प्लस नॉट। अफर्मेटिव में मैं ये भी बताया कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सब में रहते हैं डू, तो डू को अगर हम चेंज करना होता है, सॉरी जो V1 उस V1 को हम चेंज करते हैं डू में, तो डू से लगता है नॉट। यानी कहने का मतलब हो गया कि अफर्मेटिव में V1 और V5 उसी को निगेटिव में हम डू डज के फॉर्म में पलटते हैं। तो क्लियरली आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एक छोटा सा पॉइंट, कि पॉइंट ये है कि जहाँ पर रहेगा आपका V1 वो अप्लाई कर देना है डू के साथ, और जो V5 वो कर देना है डज के साथ। और ये चीज़ जो आपको है, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि V1 में छुपा रहता है डू, V5 में डज, ये आपको ना सिर्फ टेंस में बल्कि आगे आने वाले बहुत से चैप्टर्स हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए इसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूँ कि कैसे पैटर्न में सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ दिया गया स्क्रीन पे एग्जाम्पल कि पाकिस्तान डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट टेररिज्म, यानी पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद के बारे में बात नहीं करना चाहती है। तो मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट, तो पहले एग्जाम्पल में आपका जो पाकिस्तान है वो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि काम यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। फिर मैंने बताया कि डू और डज का प्रयोग कैसे करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो ही सी इट हो या किसी का एक नाम हो या एनीथिंग सिंगुलर एनीबडी, उसके साथ लगाना हमेशा डज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो पाकिस्तान है वो दिया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द नोट सिंगुलर सब्जेक्ट साथ जब भी लगता है तो क्या लगता है बच्चों, डज। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया स्ट्रक्चर में, डज। तो क्या हो गया कि पाकिस्तान डज। फिर लिखा मैंने स्ट्रक्चर में कि डज के बाद लगता है नॉट, मैंने अप्लाई कर दिया नॉट। साथ में अप्लाई किया गया है V1 यानी वर्ब का पहला रूप जो हमें आ गया वांट। अब अदर वर्ड हो या फिर ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम टू टॉक अबाउट टेररिज्म। हालांकि टू टॉक एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, 2 + V1। तो 2 + V1 की चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि यहाँ पर जो दिया गया है टू टॉक वो एक इन्फिनेटिव है जिसको बोलते हैं 2 + V1। नंबर 2 एग्जाम्पल हमको चलते हैं जिसमें देखा है चाइना। चाइना डज नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलाइए कि पहले आपका दिया गया है क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, चाइना। फिर दिया गया है डू या डज में से कोई एक, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे क्या, नोट्स। इस नोट्स में देखना है कि सिंगुलर के साथ डज। तो यहाँ पर चाइना जो है सिंगुलर है तो क्या अप्लाई कर देना है, चलिए डज आ गया। फिर क्या दिया गया, नॉट, नॉट लगा दिए। फिर आपको दिया गया है स्ट्रक्चर में V1, तो यहाँ V1 क्या हो गया, अंडरस्टैंड। और लास्ट में दिया गया है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इज नोन एज ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में आपका दिया गया है इंडियन सोल्जर, भारतीय सैनिक, भारतीय सेना। तो यहाँ पर इंडियन सोल्जर की बात की गई है, वो सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक, यानी प्लूरल ग्रुप में। तो चलिए नोट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्लूरल, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगता है, डू। या फिर अफर्मेटिव से समझ सकते हैं कि जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट था तो क्या रहता था, V1, और V5 सहायक क्रिया वो क्या निकलता है, डू, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया स्क्रीन पे। तो चलिए यहाँ पर मिलाते हैं स्ट्रक्चर, फिर से हम अप्लाई करते हैं कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना। तो पहले सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, इंडियन सोल्जर। अब कह रहा है कि डू या डज में से कोई एक, बट अकॉर्डिंग टू द नोट्स, नोट्स में दिया गया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, डू। तो आपका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है डू, तो यहाँ पर लग गया आपका डू। फिर दिया गया है साथ में नॉट, यहाँ लगा दिए हम नॉट। नॉट के बाद आपका दिया गया है V1, यहाँ क्या लगा दिए, V1। और इस तरह से सेंटेंस को क्या कर रही है, पूरा पैटर्न को हम चेंज कर देंगे। क्लियर। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको जो ट्रिकली याद रखना है कंपटीशन बेसिस पे और इंटर बेसिस पे, कि डू और डज के साथ जब भी लगता है तो केवल V1 लगता है। तो बच्चों इस पॉइंट को स्पेशली याद रखें क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन डील किए जाते हैं, एग्जाम्पल्स में हेल्प होगा, और साथ ही साथ इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको शो किया गया है स्क्रीन पे कि डू और डज के साथ क्या लगता है, हमेशा V1। इस पॉइंट को हमेशा याद रखें कि डू और डज के साथ अगर सपोज दैट क्वेश्चन रहे डू या डज, और अगर गलती से हम V5 करते हैं तो ये जो मेरा पैटर्न है वो हमेशा गलत है। तो इस तरह के पैटर्न में आप याद रखें कि डू डज के साथ हमेशा V1, क्योंकि इस पॉइंट को आगे भी प्रयोग किया जाएगा जो आपका स्ट्रक्चर नंबर C हो, D हो, E और F,
इस तरह से बहुत जगह आपको प्रयोग किए जाएंगे कि डू डज के साथ ऑलवेज भी बन। चलिए हम अब अगला चर्चा करते हैं सेंटेंस के पैटर्न का नंबर सी, जिसका नाम दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिससे किसी व्यक्ति को प्रश्न पूछने का बोध हो। तो चलिए इसके लिए पहचान है आपका लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। तो वैसा हिंदी का कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो उससे हम इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। या फिर एक पहचान और है कि वैसा कोई सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, वैसा कोई सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में यानी शुरू में ही आपका कोई सहायक क्रिया दिया रहे। अब वो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रह सकता है, या कभी कभी जब आगे पढ़ेंगे तो मॉडल वर्ब भी आते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब क्या है वो बात की बात है नहीं, फिलहाल हम चर्चा करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। जैसे मैंने अभी नंबर बी में बताया आपका डू और डज, तो डू डज क्या है, सहायक क्रिया है। अब उसी डू डज को हम सबसे आगे कर देते हैं, मतलब कि जो सब्जेक्ट के बाद डू डज था उसे सब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो ये जो पैटर्न बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो बच्चों नंबर बी निगेटिव और नंबर सी इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निगेटिव का फॉर्म है नॉट और इंट्रोगेटिव का फॉर्म है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जाहिर सी बात है कि जब इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर में भी नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो करना क्या है, करना यह है कि जो सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया डू डज था उसे उस स्थान से उठा करके कर देना है आगे। इट मीन्स कि द चेंजिंग ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह पर कर देना है सहायक क्रिया को और सहायक की जगह पर कर देना है सब्जेक्ट को। अब वो क्लियरली हो जाएगा कि कहाँ पर पैटर्न को चेंज करना होता है, क्योंकि इस पैटर्न को समझने से ही आपका आगे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या पूरा पास्ट हो या पूरा फ्यूचर हो, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं पहले स्ट्रक्चर्स को इंट्रोगेटिव का, कि पहले डू या डज। मैंने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट के बाद लगते थे डू डज उसको यहाँ से उठा के कहाँ कर दिया गया है, आगे, डू या डज। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम प्लेस का रिप्लेस कर रहे हैं, यानी एक स्थान से दूसरा स्थान चेंज कर रहे हैं, तो जो डू डज सब्जेक्ट के बाद हुआ करता था वो आ गया सब्जेक्ट के पहले, और जो डू डज सब्जेक्ट के पहले था वो आ गया बाद में। यानी यहाँ पर पहले आ गया आपका डू डज, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में हम चर्चा करते हैं किसका, क्वेश्चन मार्क का। क्योंकि इंट्रोगेटिव को शो करने के लिए हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कोई सेंटेंस को हम डू डज में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो मैंने अभी निगेटिव में बताया कि कहाँ पर लगाना है डू और कहाँ पर लगाना है डज, वो आपका कंसंट्रेटली हर स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देना है। आई रिपीट इट, जितने भी सिंगुलर्स हैं सब में लगेगा डज, जितने ही प्लूरल है सब में लगेगा डू। अंतर सिर्फ यही बच्चों कि निगेटिव में डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले, लेकिन रूल सेम अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कि द स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं कि ये दिया गया सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, और अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि प्लूरल में जब भी लगता तो डू। तो चलिए हम पैटर्न को सेट करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहले आपका दिया गया डू या डज, तो डू डज जब भी अप्लाई करना होता है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ जो दिया गया सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, वो आपका प्लूरल है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले डू, यहाँ डू लगा दिया गया, फिर दिया गया सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स आ गया, फिर दिया गया V1 स्टडी आ गया, उसके बाद दिया गया है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दिया क्या, टिल लेट नाइट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी क्या बच्चे या क्या विद्यार्थी लोग देर रात तक पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या हो गया, पहचानने का तरीका। तो पहचानने का तरीका बस यही हो गया कि शुरू में आपका सहायक क्रिया और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में 2 यहाँ दिया गया डज माई मदर, तो इन द गिवन सेंटेंस माई मदर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी कैन अप्लाई ओनली डज नॉट डू। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार क्या हो गया कि पहले आपका हो गया डज, तो यहाँ पर लगा दिया हम डज, फिर दिया गया सब्जेक्ट माई मदर, V1 केयर और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट में आ गया फॉर मी और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। यानी डज माई मदर केयर फॉर मी, क्या मेरी माँ मेरी देखभाल करती है। तो इस तरह से हम क्या देखें एज ए कैलकुलेशन कि एज ए निष्कर्ष कि निगेटिव में जो नॉट है वो लगता है सहायक क्रिया के जस्ट बाद,
और इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया है वो चला जाता है सब्जेक्ट के आगे। लेकिन अप्लाई करना है सेम रूल कि जहाँ भी सिंगुलर रहेगा वो डज अप्लाई करना है और जो प्लूरल रहेगा वो डू अप्लाई करना है। क्लियरली? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पैटर्न का जो अगला दिया गया है स्ट्रक्चर जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बच्चों इसको पढ़ना आसान है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नंबर बी में नेगेटिव बताया, नंबर सी में इंट्रोगेटिव बताया। तो अगर हम नेगेटिव का पैटर्न या नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर्स है और जो इंट्रोगेटिव का है दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव का क्राइटेरिया नॉट, इंट्रोगेटिव क्राइटेरिया सहायक क्रिया सबसे आगे। तो चलिए इन दोनों पैटर्न को हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है समझने का कि आगे डाल देना है नॉट। जो नॉट है आपका शो करता है किसको? नेगेटिव को, और साथ में क्या है? क्वेश्चन मार्क जो आपको शो करता है किसको? इंट्रोगेटिव को। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं कि डू या डज, तो ये जो आपका पैटर्न है डू डज सबसे आगे, ये हो गया किसका? इंट्रोगेटिव का। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है नॉट, ये किसका हो गया बच्चों? तो नेगेटिव का। बीच में करना क्या है कि डाल देना है सब्जेक्ट को, V1 को और ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड को। और मैंने शुरू में नोट बताया आपको कि डू डज जहाँ पर लग जाता है तो एनी हाउ और एनी कंडीशन वी कैन यूज ओनली V1 नॉट V5, केवल V1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस पैटर्न को भी हम एक दो एग्जाम्पल से समझें। हालांकि एग्जाम्पल्स और भी दिए जा सकते हैं जो आपको होमवर्क ग्रुप में अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप समझिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि डज द प्रिंसिपल, आई रिपीट इट, कि द प्रिंसिपल इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। और मैं बता चुका हूँ कि सिंगुलर के साथ जब भी लेता तो केवल डज। साथ में यहाँ पर आ गया नॉट, तो मैंने नॉट लगा दिया। अब नॉट के बाद करा V1, आपका जो है V1 है वो क्या हो गया? यहाँ पर हो गया V1 आपका टीच, और लास्ट में करा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, तो क्या आ गया? द स्टूडेंट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कह रहा डू द पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स यात्रीगण, यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे यानी प्लुरल। तो मैंने भी बताया कि प्लुरल में जब भी क्या रहता है? डू, जो कि आपका स्ट्रक्चर में शो कर रहा है पहले डू, फिर है सब्जेक्ट। तो चलिए पहले डू लग गया, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द गिवन सेंटेंस द पैसेंजर्स हैज़ द सब्जेक्ट। फिर कह रहा है नॉट, नॉट अप्लाई कर दिया गया। फिर कह रहा है नॉट के साथ V1, आपका V1 अप्लाई कर दिया गया। साथ में कह रहा है हेल्प द ड्राइवर। दैट्स ऑल। चलिए मैं हमें बताता हूँ कि अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट को हम चाहें तो सहायक क्रिया के बाद रख करके और साथ नॉट लगा के नंबर D, इट मीन्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले टॉपिक को चलते हैं जिसका हेडिंग यहाँ पर दिया गया है नंबर E। नंबर E मीन्स कि WH प्लस नेगेटिव। तो देखिए WH प्लस नेगेटिव क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो इसको हम चाहें तो ईजिली वे में समझ सकते हैं कि आपका जो नंबर D है वो क्या है। तो नंबर D का नाम दिया गया है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन होता क्या है? तो WH क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा WH वर्ड्स। अब सवाल ये रहा कि WH वर्ड्स है क्या, इसका क्या प्रयोग होता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए समझिए कि नंबर E जो आपका दिया गया जिसका नाम है WH क्वेश्चन, जो कि सेंटेंस कहेंगे पैटर्न है। तो इसको समझने के लिए आपके पास नंबर C का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब इंट्रोगेटिव का। तो बच्चों अगर आप इंट्रोगेटिव समझ चुके हैं तो इंट्रोगेटिव के बाद आपको WH समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि WH वर्ड्स जो होता है वो सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद सारा का सारा पैटर्न जो नंबर इंट्रोगेटिव का है, नंबर C का है, वो उसको अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे थे पहले WH वर्ड्स का कि WH वर्ड्स है क्या। तो पहले हम WH वर्ड्स को समझें, उसके बाद हम समझेंगे कि WH क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ नोट्स दिया गया है। इस नोट्स में ये बताया गया है कि व्हाट, विच, वेयर, वाई, व्हेन, इस तरह के और भी कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। तो मीनिंग्स में आपको ये बताया गया है कि जितने भी मीनिंग कर रहे हैं इट मीन्स कि लास्ट का जो आपको जो मीनिंग है हाउ, एक्सेप्ट हाउ को छोड़ करके हम देखते हैं तो व्हाट का जो पहला मीनिंग है वो WH, विच का WH, वेयर का WH, वाई का WH। यानी हाउ को छोड़ करके जितने भी आपको स्क्रीन पे मीनिंग दिख रहे हैं, जो वर्ड्स दिख रहे हैं, वो एक ऐसे वर्ड है जिससे प्रश्न पूछने का बोध किया जाता है। तो इन सारे वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है? WH। तो
वैसे वर्ड जिसके स्टार्टिंग में WH आ जाए और साथ ही साथ उससे प्रश्न पूछने का बोध हो तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, WH वर्ड्स। और अगर इन सभी में से WH वर्ड्स में से किसी भी एक मीनिंग को उसके हिंदी के अनुसार यूज कर करके जो प्रयोग किया जाता है, जो सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। क्लियर। लेकिन एक्सेप्ट हाउ, हाउ का जो स्टार्टिंग मीनिंग है वो H है, तो एक्सेप्शन होने के बावजूद भी हाउ को WH कैटेगरी में रखा गया है। अब हम समझें इसको स्ट्रक्चर्स को कि देखिए, तो पहले आप बात करते हैं यहाँ से डू से लेके क्वेश्चन मार्क, जिसको मैंने आपको अंडरलाइन किया है, जिसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा जो पैटर्न है आपका जो है ऑलरेडी नंबर C का है। इट मीन्स कि नंबर C का नाम दे सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, तो अगर हम बच्चों इंट्रोगेटिव को क्लियरली कॉन्सेप्ट मौजूद कर लें, उसको ध्यान से देख करके कि कहाँ पर लगता है डू डज, किसके साथ लगाते हैं, तो डू डज के जस्ट बाद अगर WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड्स मतलब इतना में से कोई भी सारा मीनिंग, अगर WH वर्ड्स के ऊपर हम कोई भी मीनिंग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन, जो आपका नंबर E कहलाता है। तो आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर WH वर्ड्स को कंप्लीट करना है तो किसे कंप्लीट करना होगा, नंबर C को, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो क्या बन गया स्ट्रक्चर बच्चों कि WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से या दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, यह अगर हाउ मतलब कैसे, जो क्या है एक WH वर्ड्स। हालांकि मैंने बताया कि हाउ का फर्स्ट लेटर H है, एक्सेप्शन होने के बावजूद भी इसको WH वर्ड्स में रखा गया है। तो अगर हाउ डज माई फादर, तो यहाँ पर जो दिया गया फादर, वो फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ जब भी लगता है तो हमेशा डज। चलिए हम हाउ का हटाते हैं यहाँ से। सपोज दैट अगर यहाँ से हाउ हटता है तो आपको सेंटेंस दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि डज माई फादर वर्क इन द शॉप, यानी क्या मेरे पिताजी दुकान में काम करते हैं। इट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर C। लेकिन उसी के आगे अकॉर्डिंग टू द हिंदी मीनिंग कब, क्यों, कहाँ, यानी व्हेन, व्हाई, वेयर अगर अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, WH क्वेश्चन। आसान है। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। व्हेन क्या है, यहाँ से हम लिखते हैं तो व्हेन मेरा एक इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स है। तो हम क्या होता है कि अगर व्हेन को छोड़ के बात करते हैं तो क्या बचता है कि डू द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, क्या बच्चे दूध पीते हैं। और उसे क्या अगर हम लगाते हैं क्या, व्हेन, या हाउ भी लग सकता है, व्हाई भी लग सकता है, वेयर भी लग सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदी सेंटेंस पैटर्न के अनुसार हम चाहें तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। जो सुटेबल मीनिंग रहेगा उसके अनुसार ही यहाँ पर हम WH का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लग गया कि व्हेन डू द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब समझिए यहाँ पर कि जो ब्लैंक में आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हम सेंटेंस का पैटर्न बनाएंगे कैसे। तो मान लिया जाए कि सेंटेंस रहा कब, तो कब के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा व्हेन। अगर सपोज दैट सेंटेंस रह गया कैसे, तो यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा हाउ। यानी अपनी इच्छा अनुसार इन सारे मीनिंग्स में किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए हम अगले टॉपिक और चलते हैं, जो कि सेंटेंस पैटर्न का एक लास्ट टॉपिक दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं क्या, नंबर F, जिसका नाम जाएगा WH प्लस निगेटिव। यानी जिस तरह से नंबर D हम पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसी तरह से WH प्लस निगेटिव। मैंने बता दिया कि निगेटिव के लिए क्या चाहिए क्राइटेरिया, तो निगेटिव के लिए एक क्राइटेरिया है नॉट, और WH के लिए क्या चाहिए, तो WH वर्ड्स को सबसे आगे। यानी जिस क्वेश्चन में हम सहायक क्रिया रखते थे, सहायक क्रिया के आगे यानी उसके पहले अगर हम कोई भी WH वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ को अप्लाई करते हैं और उसमें नॉट लगा देते हैं तो क्या बनता है, WH प्लस निगेटिव। या दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे स्टाइल में हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर D यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपका क्लियर हो चुका है, उसके पैटर्न को पहचान पाते हैं, उसका स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के ठीक आगे अगर हम WH वर्ड्स अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, WH प्लस निगेटिव। जैसे आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, जिसको मैं आपको ब्रैकेट में अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले उसे देखा जाए कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये जो आपका पैटर्न है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ नंबर D में, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। अब उसी मीनिंग के आगे हम यहाँ क्या लगाते हैं, WH वर्ड्स, तो क्या बन गया, WH प्लस निगेटिव, है ना आसान। यानी हम कह सकते हैं कि
किसी भी सेंटेंस के पैटर्न को बनाने के लिए इस पैटर्न को सीखना जरूरी है। अगर हम 6 पैटर्न मतलब नंबर ए बी सी डी ई और एफ, इन 6 को बारीकी से आप क्लियर कर लेते हो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो कि कहाँ पर सहायक क्रिया अप्लाई करना है, कहाँ पर डब्ल्यूएच बर्ड्स अप्लाई करना है, कहाँ पर नॉट अप्लाई करना है, तो आई ट्रस्ट यू कि आगे आने वाले क्लासेस में लेक्चर 3 हो, 4 हो या 5 हो, उसमें आपको प्रेजेंट का पूरा फॉर्म या पास्ट का पूरा या फ्यूचर का पूरा कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर नंबर 1 करा वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी सहायता क्यों नहीं करते हो। तो अगर हम भाई को यहाँ से हटाते हैं तो आपका ये जो पैटर्न बच गया वो क्या बच गया, नंबर डी का, यानी इंट्रोटिव प्लस निगेटिव का। आगे लगा दिया भाई तो क्या चल गया, नंबर एफ डब्ल्यूएच प्लस निगेटिव का। ठीक उसी तरह से अगर नंबर दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं तो व्हेन मतलब कब, साथ में हम ब्रदर है सिंगुलर इसलिए आ गया आपका डज। तो करा व्हेन डज योर ब्रदर नॉट प्ले क्रिकेट, कह रहा है आपका भाई क्रिकेट कब नहीं खेलता है। तो इन दोनों पैटर्न से हमें पता चल गया कि वो किसका है, तो डब्ल्यूएच प्लस निगेटिव का। एट लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 अलग अलग स्ट्रक्चर्स का नाम और 6 का एक कंबाइंड फॉर्म, जो कि आपको एक जगह दिया गया है ताकि हर बच्चे इसे आसानी से पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि मैं बार बार यही फोर्स कर रहा हूँ कि अगर ये 6 पैटर्न आप क्लियरली समझ लेते हैं तो आगे आने वाले क्लासेस में चाहे वो प्रेजेंट का फॉर्म हो या पास्ट का या फ्यूचर का, उसे आपको स्ट्रक्चर बनाने में या हिंदी से इंग्लिश करने में या इंग्लिश टू हिंदी करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। केवल सहायक क्रिया चेंज होता है और जो भर का फॉर्म होता है 1 2 3 4 और 5 वो आपको अप्लाई करना होता है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है एक रेड स्टार में जो आपको VVI रखना है और इस पैटर्न को आपको कोशिश करना है कि आज के क्लास में इसको कंप्लीट कर लेना है। तो कह रहा है शॉर्ट समरी मतलब होता है छोटा सा सारांश, छोटा सा रूप, यानी जितना मैंने आपको लंबा पढ़ाया, नंबर ए का स्ट्रक्चर लिखा, एग्जाम्पल दिया, समझाया, उसी तरह से नंबर बी सी डी और ई एफ सबका स्ट्रक्चर्स अलग, सबका नाम अलग, सबका एग्जाम्पल्स अलग। लेकिन उन सभी को अगर इन शॉर्ट में समझना है तो आप यहाँ से यहाँ तक के पैटर्न को नंबर ए बी सी डी ई और एफ की सहायता से समझ सकते हैं। नंबर ए का नाम अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका पूरा नाम मैं बता चुका हूँ, नंबर बी निगेटिव, नंबर सी इंट्रोगेटिव, नंबर डी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, नंबर ई डब्ल्यूएच और लास्ट में आपको जो दिया गया है डब्ल्यूएच प्लस निगेटिव। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक टेंस में यही 6 स्ट्रक्चर्स अप्लाई करना है। नाम आपका यही 6 रहेगा, लेकिन जैसे से टेंस चेंज होगा वैसे वैसे सहायक क्रिया इट मीन्स एक्जुलरी वर्ब और वर्ब का फॉर्म कहीं V1 कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 कहीं 5 अप्लाई करना है। तो चलिए समझ लीजिए फिर से एक लास्ट टॉपिक में कि आपका जो यहाँ पर दिया गया है नंबर ए अफर्मेटिव, इसमें दिया गया पहले सब्जेक्ट फिर V1 V5 मतलब V1 या V5। इस ऑब्लिक का मतलब होता है या, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिक और हिंदी में या। इसका मतलब होता है कि अगर आप V1 अप्लाई कर रहे हो तो V5 नहीं लगेगा और अगर V5 अप्लाई कर रहे हो तो V1 नहीं लगेगा। इट मीन्स कि केवल एक का ही प्रयोग किया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कितने तरह का। तो मैं बता दिया कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर एक प्लूरल, अगर वो सिंगुलर है तो अप्लाई करना है V5 और प्लूरल है तो अप्लाई करना है V1। इसी तरह से हमको समझना होगा। नंबर बी की बात करते हैं जिसका नाम दिया गया है नेगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट चाहिए और नॉट जब भी लगता है तो सहायक क्रिया के बाद। तो जहाँ पर V1 था उसके लिए हम डू अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ V5 था उसके लिए हम डज, यानी डू डज आपका क्या हो गया, सहायक क्रिया। इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट। और मैं बता चुका हूँ अभी तुरंत कि डू डज के साथ जब भी लगता है और एनी हाउ एनी कंडीशन ओनली V1 नॉट V2 V3 V4 और V5। आई रिपीट इट, डू डज के साथ जब भी लगता है तो केवल V1, चाहे वो स्ट्रक्चर नंबर बी हो, सी डी ई और एफ कोई भी हो। उसी तरह से नंबर सी की बात करते हैं तो आपका सी में क्या करना है कि सहायक क्रिया बाहर कर देना है, सिर्फ डू डज को, साथ में V1 लगा देना है। नंबर डी की बात करते हैं तो इंट्रोटिव प्लस निगेटिव, तो डू डज बाहर और साथ में नॉट अप्लाई कर देना है। ठीक उसी तरह से नंबर ई जिसका नाम है डब्ल्यूएच बर्ड्स, तो कुछ नहीं करना है, डब्ल्यूएच बर्ड्स के लिए सिर्फ डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए डब्ल्यूएच बर्ड्स को सबसे आगे रखना है। अब बाकी जो सारा पैटर्न है ये जो आपका है वो नंबर सी का है। और उसी तरह से डब्ल्यूएच प्लस निगेटिव हमको पढ़ना है तो डब्ल्यूएच बर्ड्स के आगे सारा वर्ड क्या जोड़ लेंगे, नंबर डी का। इट मीन्स कि नंबर ए की सहायता से नंबर बी बनता है, बी की सहायता से सी बनता है, सी से डी और डी से ई, ई से एफ, यानी सारे पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया गया है। लेकिन सबसे आसान बात इसमें क्या है बच्चों
कि नंबर ई के लिए कुछ नहीं करना है, WH वर्ड्स को, यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नंबर ई है उसको समझने के लिए जो आपका WH वर्ड्स है उसके लास्ट में हम चाहें तो +C, इट मीन्स कि इंटूवेटिव का प्रयोग कर देंगे तो ई बन जाएगा। और जो आपका नंबर F है इसके लिए क्या करना है कि आगे रखना है आपका WH वर्ड्स और प्लस नंबर D, इट मीन्स कि इस पैटर्न से हम ई और एफ को आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पूरा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल और शॉर्ट समरी। तो आई होप दैट कि आप सभी बच्चे इस क्लास में एंजॉय किए होंगे, प्रत्येक स्ट्रक्चर को बारीकी से समझे होंगे और प्रत्येक एग्जाम्पल्स को भी समझे होंगे। और मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि आपको बेटर से बेटर एजुकेशन दूँ, समझाऊँ, ताकि आपको टेंस और टाइम एंड टेस्ट में कहीं पर दिक्कत ना हो। हालांकि अभी मेरा जो बेस है वो टेंस का ही है, इसमें टाइम कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी मैं आगे देते रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपको अभी के क्लास में जो 6 स्ट्रक्चर बताया ABCDE और F, इस बच्चों इस सारे स्ट्रक्चर्स को आप कंप्लीट कर लें ताकि आगे आने वाले क्लास में आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसी तरह से नए नए टॉपिक्स, नए नए क्वेश्चंस और नए नए एग्जाम्पल के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं। फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय, दैट्स ऑल।